हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। जैसे आपने देखा होगा, स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद आर्गुमेंट क्या है, कैलकुलेशन क्या है। आप परमिसेस 1, परमिसेस 2, उसमें आप बेसिक चीज ढूंढते हैं। फिर उसमें नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ते हैं स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्या है, कंट्राडिक्टरी क्या है, कंट्राडिक्शन क्या है, उसके बाद सब अल्टरनेटिव क्या है। ये बेसिक चीजें आप इसमें भी पढ़ते हैं। स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इसमें आप पढ़ते हैं फॉर्मल फैलेसी क्या है, इनफॉर्मल फैलेसी क्या है। उसके बाद अगला टॉपिक इसमें शुरू होता है इवेल्युएशन ऑफ डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप अगला पढ़ते हैं, इसमें आपका वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम किस तरीके से सॉल्व करके निकालते हैं। फिर चौथा टॉपिक इसमें आप पढ़ते हैं कि इंडियन लॉजिकल रीजनिंग क्या है, ऑर्थोडॉक्स क्या और हेथोडॉक्स क्या है। फिर नेक्स्ट उसके बाद इसमें आप टॉपिक पढ़ते हैं प्रमाणा क्या है, प्रमाणा में टाइप्स ऑफ प्रमाणा कितने प्रकार किसको बांटा गया, प्रत्यक्ष क्या है, अनुमाना क्या है, अनुपलब्धि क्या है। ये बेसिक चीजें आपका उपमाना क्या है, शब्दा क्या है, ये आप होता प्रमाणा। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अनुमाना, व्याप्ति क्या है, हेत्वाभास क्या है, हेत्वाभास के बेसिक टर्म क्या है, माइनर टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है और मेजर टर्म क्या है। फिर नेक्स्ट उसके बाद उसी में आप पढ़ते हैं अंतिम जो पॉइंट आपका आता है, विरुद्ध क्या है, बधित क्या है, आवधित क्या है, सत्य प्रतिपक्ष क्या है, सभी विचार क्या है। ये बेसिक आपका पूरा निचोड़ हमने बात किया लॉजिकल रीजनिंग का। एक एक करके समझते हैं। पहले शुरुआत हम समझेंगे जो मेन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो आपका टॉपिक होता है, इसमें हम करते हैं स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अब देखिए, पहला जो मेन टॉपिक क्वेश्चन आता है मैं वही बात करूंगा। अब इसमें स्क्वायर क्या करो, आप ऐसे एक स्क्वायर बनाओ, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी क्या है, स्क्वायर बन गया। चलिए इस आप जो कॉर्नर इसको नाम दे दो ए, इसका नाम ई और इसका नाम ए ई आई, उसका ओ, चार ऐसे स्क्वायर बनाओ। ठीक है। अब आप इसमें देखना है स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। ए का मतलब होता है पॉजिटिव की बात करता है, ई का हमेशा निगेटिव की बात करता है, आई का मतलब ये पॉजिटिव की बात करेगा और ए जो है निगेटिव बात करेगा। अब ये समझेंगे कि क्या बात पॉजिटिव निगेटिव ये क्या है। ये मेरा तरीका पढ़ाने का, आप लोग सोचिएगा। ये कहता है पॉजिटिव कैसे, इसका होता है ऑल से कॉन्सेप्ट होता है, ऑल मतलब सभी, ठीक। और इसमें होता है सम मतलब कुछ, इसको बोलते हैं सम। एक एक चीज समझिए। इसको बोलते हैं नो मतलब नहीं, और इसको बोलते हैं नो सम या सम नो, जो भी आप कह सकते हो, कुछ भी नहीं। अब ध्यान से देखिए, तो जहां जहां नो लगाओ तो हो गया निगेटिव, और जहां पर कुछ की चीज के पॉसिबल है पॉजिटिव बात कर रहा है, हो गया वो प्लस। अब हमें समझना है ए क्या बोलता है, ई क्या बोलता है, आई क्या बोलता है, ओ क्या बोलता है, इनका हमें कोरिलेशन एक रिश्ता निकालना है। आल क्या होता है, जैसे दे दिया गया यहां पर ए का मतलब है कि एक हमने इसे लिख दिया परमिसेस कि ऑल रैट इज कैट। हमने क्या लिखा कि ऑल रैट इज कैट, हमने लिख दिया। तो ऑल रैट इज कैट का मतलब है डायग्राम कैसे बनेगा, आप लोग अगर सिलोइज्म पढ़ा होगा तो एक कैसे लिखोगे, रैट और इसके ऊपर बना दो कैट। ठीक है, ये ए का हो गया, समझ में आ गया। दूसरा पढ़ते सम। यहां क्या होगा, लिखा जाएगा सम रैट इज कैट। इसको कैसे बनाओगे, एक कैसे लिखोगे रैट और दूसरे को बना दोगे कैट। ये डायग्राम बन गया। अब आइए इस साइड, कह रहा है अब इसमें नो मतलब नहीं, यहां क्या लिखोगे, नो
नो रैट इज कैट। तो इसका क्या हो जाएगा, एक यहां रैट और ये हो जाएगा कैट, अलग अलग। दूसरा कह रहा है, अब यहां इसको नो या ऐसे लिख दो सम नो। अब यहां क्या है लिखते हो सम नो। अब यहां क्या है, सम नो का मतलब कुछ भी नहीं। कह रहा सम रैट इज, सम रैट इज नो कैट। बस अब यहां क्या हो जाएगा, जब कुछ भी नहीं है तो दोनों, एक का रैट का ऐसा कर दो और कैट का यहां पर ऐसे, कैट का ये अलग कर दो। ये हमारा डायग्राम बना दिया, चारों बन गया। परमिसेस परमिसेस वन परमिसेस सबका अलग अलग बना दिया। अब इसमें पूछता है दोस्तों कि यहां पर एक कोरिलेशन हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोरिलेशन बनाते हैं। सबका ये जो डायग्राम है यहां पर इनका हम कोरिलेशन बनाते हैं, ऐसा एरो बनाते हैं समझने के लिए। अब यही मेन चीज पॉइंट ये पूछता है, अगर ए से ई का रिश्ता पूछेंगे तो क्या नाम दिया जाएगा, ए से ओ का रिश्ता पूछेंगे तो क्या नाम दिया जाएगा, आई से ई का रिश्ता पूछेंगे तो क्या नाम दिया जाएगा। यही चीज आपको नाम याद रखना है। अब ए कह रहा है पॉजिटिव है, ई कह रहा है नेगेटिव है, ओ कह रहा है नेगेटिव है और आई कह रहा है पॉजिटिव है। कैसे, आइए समझते हैं। इसने कहा ऑल रैट इज कैट और यहां कह रहा है नो रैट इज कैट। अगर सभी से और नो का रिश्ता क्या बनता है, इसको बोलते हैं कंट्रारिटरी। कंट्रारिटरी इसको बोलते हैं कंट्रारिटरी। ठीक है, ये जो इसको नाम दिया जाता है कंट्रारिटरी बोलते हैं। अगर पूछा जाए, अब आपको क्वेश्चन दे देगा कि ऑल रैट इज कैट, नो रैट इज कैट, तो अगर ऐसे लिख के दे दिया गया तो आप क्या नाम वहां दे देगा, तो कोरिलेशन क्या रिश्ता बनेगा, इसका मतलब ए और ई का पूछ रहा है, इसका मतलब होगा कंट्रारिटरी। ठीक है, इस चीज को समझ में आ गया। दूसरा पूछता है, अब नीचे वाले से आ जाइए, आई से ओ का पूछता है तो क्या नाम रखोगे, आई और ओ। अब इसमें कह रहा है सम रैट इज कैट और यहां अगर लिख दे कि सम रैट इज नॉट कैट, तो अगर ऐसे एक पॉजिटिव की बात कर रहा है, एक निगेटिव की बात कर रहा है, यहां पर सम है, यहां पर सम है, बट यहां नो है, यहां पर नो नहीं है, इनका जो कोरिलेशन क्या रिश्ता बनेगा, इनका रिश्ता होगा सब कंट्रारिटरी। इसको बोलेंगे सब कंट्रारिटरी, इसको बोलेंगे सब कंट्रारिटरी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो पूछेगा कंट्रारिटरी कब बनेगा, अगर आपको ये मतलब परमिसेस लिखा होगा ऑल रैट इज कैट, नो रैट इज कैट। अगर इस तरीके का अगर है तो तुरंत सीधे आप बोलो ये कंट्रारिटरी। अगर ये लिखा है सम रैट इज कैट और सम रैट इज नो कैट, तो इसका आपका क्या नाम होगा, सब कंट्रारिटरी। तो ए आई और ओ का रिश्ता हो गया। ठीक, अब दूसरा पूछता है एक रिश्ता ऐसे क्रॉस करके पूछता है। अब क्रॉस करके अगर पूछेगा तब क्या रिश्ता बनेगा, इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन। अब कंट्राडिक्शन क्या हुआ, ए और ओ, ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी निगेटिव है, इसको क्या बोला जाता है, कंट्राडिक्शन। इसको बोलेगा कंट्राडिक्शन, इसको कंट्राडिक्शन नाम दिया जाता है। क्या नाम, कंट्राडिक्शन। ठीक है, कैसे, अगर इस तरीके डायग्राम लिख के आ जाता है परमिसेस करके कि ऑल रैट इज
कैट, और यहाँ लिख देता हो सम रैट इज नो कैट। तो अगर इस तरीके का आता है कि ऑल रैट इज कैट और दूसरा देता है सम रैट इज नो कैट, तो आप सीधे देखिए इसका मतलब एक क्या नाम देगा, कंट्राडिक्शन, एक प्रकार से विरोधाभास बात कर रहा है। दूसरा अगर दे देता है परमिसेस आपका सम रैट इज कैट और दूसरा यहाँ देता है नो रैट इज कैट, इसका आप जो बनेगा कंट्राडिक्शन बनेगा। यही चीज पूछता है कब कंट्राडिक्टरी होगा, कब जो सब कंट्राडिक्टरी होगा, कब कंट्राडिक्शन होगा। और एक लास्ट में आपको जो बनता है ए और आई से ई और ओ का क्या रिश्ता होता है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं सब अल्टरनेटिव कहते हैं इसको, या सुपर इंप्लीमेशन, इसको अल्टरनेटिव या सब अल्टरनेटिव इसको बोलते हैं। सब अल्टरनेटिव मतलब अब जहां पर अगर ये दे दिया जाए कि ऑल रैट इज कैट, सम रैट इज कैट, परमिसेस 1 परमिसेस 2, अगर ऐसा लिख के आता है तो समझ जाइए इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, इसका रिश्ता जो बनेगा सब अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव मतलब कुछ विकल्प है जो उसमें पॉजिटिव की बात करता है। दूसरा हम बात करते हैं इस इधर का, अगर जहां यहां पर दे दे कि ई और ओ का क्या रिश्ता होगा, इसको भी बोलते सब अल्टरनेटिव। अब सब अल्टरनेटिव यहां पर क्या रिश्ता बनेगा, क्योंकि अगर जहां पर लिख के दे देगा नो रैट इज कैट सम रैट इज नो कैट, तो इसका जो रिश्ता होगा ये भी होगा सब अल्टरनेटिव। ठीक है, याद रखना 4-5 पॉइंट है, अच्छे समझना। पहले इस पॉजिटिव को देखो और इस नेगेटिव को देखो, तो इनका जो रिश्ता बनेगा कंट्राडिक्टरी। अब परमिसेस को पढ़ो, ऑल रैट इज कैट, नो रैट इज कैट, तो इस तरीके जहां पर लिखा मिल जाएगा दोनों, इसका मतलब एक कंट्राडिक्टरी हो गया। ठीक, दूसरा नीचे आ जाओ, अगर जहां पर दे दे सम रैट इज कैट, सम लिखा हो और उसके बाद सम रैट इज नो कैट, ये अगर लिखा है परमिसेस 1 इसको बना दिया, परमिसेस 2 बना दिया, इन दोनों का अगर रिश्ता इसको बोलेंगे सब अल्टर, तो सब कंट्राडिक्टरी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब तीसरा बात करते हैं कंट्राडिक्शन, जहां पर लिख किया जाए ऑल रैट इज कैट और दूसरा दे सम रैट इज नो कैट, तो इस तरीके के जो बनता है डायग्राम, ये इस तरीके जो रिलेशन बनता है ए और ओ का, इसको कंट्राडिक्शन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें कर दो, यहाँ पर फिर दे दिया सम रैट इज कैट और फिर उसके बाद दूसरा देता है नो रैट इज कैट, तो इसका भी पढ़िए और इसका भी पढ़िए क्या रिश्ता बन रहा है, तो इसका नाम दे दिया गया कंट्राडिक्शन का। और अंत में जो हमने बात किया ए और आई का हमने देखा, इसको सब अल्टरनेटिव, और इसका भी ई और ओ का रिश्ता सब अल्टरनेटिव। कैसे, जब लिख के आ जाए ऑल राइट इज कैट सम राइट इज कैट, तो अगर इस तरीके का लिखा होगा, ये आपका अगर क्वेश्चन आता है कहीं भी, इसके एक और नाम दिया है सुपर इम्प्लीमेशन, सब इम्प्लीमेशन या सब अल्टरनेटिव। ठीक है, तो सब अल्टरनेटिव अगर है तुरंत टिक मार देना। यहाँ पर अगर ऐसे आता है ई और ओ का, इस आप दे दिया नो राइट इज कैट सम राइट इज कैट, इसका मतलब अगर ऐसे आता है परमिसेस, तो सब अल्टरनेटिव लगाना। ये हमने बात की स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग का। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन अगर बनाऊं प्रैक्टिस कराने के लिए, तो कैसे, मान लीजिए मैं क्वेश्चन नहीं बना दिया कि अगर दे दिया परमिसेस लिख दिया, मान लीजिए मैं परमिसेस यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर लिख दिया दोस्तों। ठीक है, समझ लेंगे परमिसेस 1 और परमिसेस 2 ऐसे लिख करके हमने अपना बनाया। उसके बाद हम पूछेंगे कौन सा रिलेशन बनेगा। परमिशन मैंने लिख दिया, कोई नया ले लिया कि ऑल बुक्स इज पेन। ठीक, परमिसेस 1 हो गया। दूसरा लिखते हैं नो बुक्स इज पेन। तो आप बताइए, अब मैं उसके बाद वहां पर ऑप्शनल डाल दिए, ये तो हमारा स्टेटमेंट बन गया। ठीक है, अब मैं वहां पर ऑप्शनल लगाऊंगा, इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों,
ठीक है, इसको बेटा के यहाँ समझाता हूँ। इसको सम है दोस्तों, बस समझिएगा, एक मिनट। अब मैं इसे लिख दिया परमिशन, ऑल बुक्स इज पेन, नो बुक्स इज पेन। ठीक, अब मैं इसे दो स्टेटमेंट लिख दिया। अब वहां क्वेश्चन दूंगा ए बी सी और डी, ऐसे करके लिख दिया। अब वहां पर पूछा जाएगा कौन से इसमें आपका कंट्राडिक्टरी होगा, कौन इसमें जो है आपका सब अल्टरनेटिव होगा। अब आपको ढूंढना है। अब मैंने ए लिख दिया, क्या, कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन, ठीक है, ए नंबर क्वेश्चन किया। बी लिख दिया सब अल्टरनेटिव, लिख दिया। सी लिखते हैं कंट्राडिक्टरी, और उसके बाद लिख दिया सब कंट्राडिक्टरी। अब आप ढूंढिए इसमें कौन सा बैठ रहा है। तो ऐसे परमिशंस करके आपको मिलेगा दोस्तों। और इस जब परमिशंस का आप पढ़े हो अच्छे से, तुरंत आपको समझ में आएगा कि अगर ये चारों हमें समझ में है तो चारों बेसिक चीज क्या क्या है। तो आप सोचिए कंट्राडिक्शन कब बनता है, तो कंट्राडिक्शन तो ये हो गया। फिर सोचो सब अल्टरनेटिव कब बनता है, तो सब अल्टरनेटिव इधर का सम का और सम नो का होता है। ठीक है, अब आता कंट्राडिक्टरी। तो कंट्राडिक्टरी देखिए आल का और नो का, तो इसके लिए हमारा आंसर कौन हो गया, सी। अब पूछ ले सब अल्टरनेटिव या सब कंट्राडिक्टरी, ये हो गया। ठीक है, ये बेसिक चीजें क्या है हमें समझना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको आंसर निकालना पड़ेगा। और यहां से क्वेश्चन आता है, ऐसे परमिशंस करके देगा, आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी में फिर मान लीजिए चलो मैं एक और इसी क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। अब हमने जैसे लिख दिया, दूसरा बना के लिख देते हैं। यहाँ पर परमिशन 2 कर दिया कि सम बुक्स इज नो पेन। बस इतना हमने चेंज कर दिया। अब ध्यान से देखिए कि आल तक हमें समझ है, पूरा पॉजिटिव ए वाला लाइन हो गया, लेकिन सम बुक्स इज नो पेन की बात करें, इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट पे आ रहा है। तो इसका क्या रिश्ता बन रहा है ए और ओ का, तो कंट्राडिक्शन। तो क्या बनेगा, कंट्राडिक्शन, अर्थात आंसर ए हो जाएगा। ऐसे ही आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतने आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हमने बात क्या कर लिया, बेसिक चीज समझ लिया, कंट्राडिक्टरी क्या है और कंट्राडिक्शन क्या है, अल्टरनेटिव। अब मान लीजिए सिर्फ आपको अल्टरनेटिव भी समझना है, ये भी बता देते हैं एक एक पॉइंट। अब मान लीजिए अल्टरनेटिव पूछेगा, ये वाला पॉइंट अगर पूछना चाहता है तो कैसे आप लिखोगे, यहीं पर आप चेंज कर दो, बस क्या कर दो, यहाँ पर नो हटा दो, बस ऑल बुक्स इज पेन, ठीक है, पॉजिटिव, सम बुक्स इज पेन, तो आपका क्या बन जाएगा, सब अल्टरनेटिव, तो आंसर हो जाएगा बी। एक बार ऐसे सब चारों 5 लिख लीजिए और उसके बाद इन पे ऐसे लाइन खींच के प्रैक्टिस कर लो। दिमाग में एक बार बैठ गया, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आपके लिए क्वेश्चन यहां से अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो अगर 3 क्वेश्चन आता है तो सोचिए आपका 6 नंबर आपको मिल गया। कितने लोगों का एक 2-2 नंबर से दोस्तों फेल होते हैं, इसलिए हमें हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब ये चीजें हो गया, अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट। आइए, जिसको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है। चलिए अगला बात करते हैं, ये तो हो गया स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजन, जो कि यहां से क्वेश्चन पूछता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसमें डिडक्टिव क्या है और इंडक्टिव क्या है। दोस्तों वही पॉइंट हम रीजनिंग बात करेंगे जिससे क्वेश्चन आता है। अब पूरा बेसिक एक टाइप को समझा के बात करेंगे, और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जहाँ तक मेरा योगदान है मैं करता रहूँगा दोस्तों। काफ़ी कुछ काम में बिजी हो जाता हूँ, इसलिए समय नहीं मिल पाता, लेकिन तब भी आप लोग को कुछ ना कुछ हेल्प करता रहूँगा। अब बात करता हूँ मैं
इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। अब इवैल्यूएशन करना, इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। ये चीज क्या है? मूल्यांकन करना है डिडक्टिव और इंडक्टिव। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक इसी में जो क्वेश्चन यहां से भी पूछता है। पहले हमें समझना है डिडक्टिव क्या है और इंडक्टिव क्या है। डिडक्टिव यहां पहले लिखते हैं, डिडक्टिव मीन्स क्या होता है? इसको बोलते हैं जर्नल टू पर्टिकुलर, इसको बोलते हैं। अब ये जनरल टू पर्टिकुलर क्या है? जैसे मान लीजिए ये प्यारा भारत देश है, आप मैथमेटिक्स तरीके से, नया मेरा कॉन्सेप्ट है समझाने का, बहुत अलग है दोस्तों, ठीक है। अब ये समझिए पूरा प्यारा भारत देश है। अब हर एक लोगों के पास मान लीजिए केंद्र सरकार ने कोई पॉलिसी बनाया, हर एक स्टेट में एजुकेशन पॉलिसी है, हर एक स्टेट में सब लागू हो रहा है। तो जो सभी के पास एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे 2022 करके 2020 में जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP जो लागू हुआ, ये क्या है? सभी पे लागू हुआ। तो इसको बोलते हैं जर्नल, अर्थात जो सभी पे बातें लागू हो उसको बोलते हैं जर्नल, सामान्य सी बात। अब इसी में से कोई पता चला सभी पे जो एजुकेशन पॉलिसी लागू था, सब लोग पढ़ाई किए, अच्छी पढ़ाई की। अब पता चला किसी ने इसी पॉलिसी में एक नया ऐसा इनोवेशन किया, एक नया खोज किया, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर, एक विशेष। अब विशेष चीज कोई खोज किया, एक पर्टिकुलर कोई खोज किया, पर्टिकुलर एक विशेष कोई ऐसी चीज खोज कर दिया तो बोला जाता है पर्टिकुलर, ठीक है। अब मान इसने क्या खोज कर दिया? उसने कहा कि जो आपने 5 साल तक का बांट रखे हो, 4 साल तक का कोर्स कर रखे हो, कि ना उस कोर्स को कंबाइंड आप 11 से लेकर के, उसने अपना एक एग्जांपल समझते हैं कि 11 क्लास से लेकर के आप जो है BA सेकेंड ईयर तक ही सारा कोर्स कंप्लीट करा दो। बाकी जो बच्चे का 3rd ईयर और फाइनल कोर्स बचता 2 ईयर, उस 2 ईयर में क्या कर दो, उसका मास्टर डिग्री करवा दो, मास्टर कोर्स। अब मास्टर डिग्री कोर्सेस जो भी है करवा दो। इसलिए अपना एक इस जर्नल से जो पॉइंट थी, जो सब पे लागू था, उसने एक विशेष चीज, कोई नया चीज खोज कर दिया। इसी को बोलते हैं जर्नल टू पर्टिकुलर, एक विशेष पर्टिकुलर बात खोज कर दिया, ठीक है। इसकी बात होगी। अब इसी में क्या होता है, इसको बोलते हैं डिडक्टिव। अब कैसे होता है डिडक्टिव, एक एक समझते हैं। इसमें डिडक्टिव में बेसिक इसका जो आधार बनता है समझने के लिए, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, एक एक समझते हैं। एक इसमें होता है वैलिड, एक होता है इनवैलिड, वैलिड और इनवैलिड। अब ये क्या है वैलिड और इनवैलिड? वैलिड में फिर क्या होता है साउंड, और एक होता अनसाउंड। दूसरे में यहां पर क्या होता है इनवैलिड, अनसाउंड। इस चीज को याद रखिएगा क्या होता है। देखिए अब जैसे क्या है कि कोई नया पर्टिकुलर कोई चीज खोज किया गया, तो बोलेंगे भाई आपने जो ये 2 साल रिमेनिंग किया, जो बचाया समय को, बहुत अच्छा आपने नया कॉन्सेप्ट दिया हो, क्योंकि जो जनरल सी बात थी उसको आपने पर्टिकुलर नाम दिया। जैसे सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि भाई 20 तक पहाड़ा याद है, लेकिन किसी ने ऐसा व्यक्ति था उस पहाड़े के मेथड्स को, टेबल के मेथड्स को नया रूप दे दिया, उसी को पर्टिकुलर कहते हैं। तो वही हमने जैसे बात किया 2020 का एजुकेशन पॉलिसी था, लेकिन किसी ने इस पॉलिसी में नया चीज और कॉन्सेप्ट जोड़ दिया, समय भी बचाया और कोर्स का लेवल भी अच्छा कर दिया। यही चीज होता है वैलिड का मतलब होता है जो चीज पूर्ण रूप से साउंड हो, जो दिख रहा हो।
अनसाउंड वो होता है जो पूर्ण रूप से दिखता नहीं है, जिसको एक प्रकार से इनवैलिड में जोड़ा जाता है। आइए क्या क्या होता है, एक ऐसे परमिसेस लिखते हैं, जैसे परमिसेस 1 परमिसेस 2 करके लिखते हैं। अब इससे वैलिड क्या होगा, मैंने लिख दिया कि राम इज इंटेलिजेंट या राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, गुड बॉय। एक समझने के लिए हमने लिख दिया। अब यहां पर हमने लिख दिया, ऐसे लिखते हैं, एक मिनट सॉरी यहां सिंपल बनाते हैं, जनरल टू पर्टिकुलर, ऑल बॉयज इज गुड, हमने इसे लिख दिया। ये जनरल सी बात है, ऑल मतलब सभी पे लागू हो रहा है। अब पर्टिकुलर क्या निकाले कि कोई विशेष, राम इज ए बॉय, अब हमने इसे लिख दिया। तो अब यहां देखिए कह रहा है कि सभी लड़के अच्छे हैं, राम एक लड़का है। तो कहने का मतलब है, अब राम इज ए बॉय या लिख दिया हमने, तो इसको बोलते हैं कि जो सभी पे लागू था, लेकिन उसी में से एक पर्टिकुलर कौन लड़के का नाम आया, राम का, इसको बोलते हैं जनरल टू पर्टिकुलर। ये होता आपका डिडक्टिव। ठीक है, ऐसे करके आपको देगा कि डिडक्टिव कब होगा, इंडक्टिव कब होगा, ये बेसिक चीज हो जाता है। दूसरा ऐसे परमिसेस बना दो, चलो लिखो परमिसेस 1, लिखो सीता, ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं। ऑल गर्ल, जब कहीं भी ऑल लिख के आ जाए तो समझ जाइए जनरल की बात कर रहा। ऑल गर्ल्स इज प्रीटी, प्रीटी मतलब बहुत सुंदर है, ऑल गर्ल्स इज प्रीटी। अब यहां दूसरे लिख दो, रिया इज ए प्रीटी। अब समझ में आ गया। अब यहां क्या हो गया, ऑल गर्ल्स की बात किया तो मतलब जनरल सी बात किया जो सभी पे लागू होता है। लेकिन दूसरा क्या लिख दिया, रिया इज ए प्रीटी, तो रिया क्या है, पर्टिकुलर नाम आ गया, पर्टिकुलर नाम आ गया, इसको बोलेंगे जनरल टू पर्टिकुलर। अब इसमें वैलिड क्या देखना है, तो प्रीटी शब्द यहाँ तो है, ठीक है, लेकिन प्रीटी शब्द यहाँ, इसका मतलब वैलिड है, यहाँ पर इस साउंड की बात कर दिया, इसका मतलब है जब साउंड की बात कर दिया तो आपका डिडक्टिव हो गया। अब दूसरा इसमें होता अनसाउंड। अनसाउंड मतलब जैसे यहाँ मैंने जैसे लिख दिया था, ये चीज था दोस्तों कि ऑल बॉयज इज ए गुड और राम इज ए बॉय, बस। लेकिन यहाँ क्या साउंड दिख रहा है, गुड शब्द तो है, लेकिन यहाँ क्या गुड लिखा नहीं, ये क्या है, अनसाउंड है। तो जब अनसाउंड होगा, लेकिन बॉयज में तो राम भी है, बॉय शब्द है, लेकिन आधा जो गुड बॉय है छुपा हुआ है, इसलिए इसको बोला जाएगा अनसाउंड, जो पूरा खुल के बात नहीं हो पा रहा, कुछ बातें छुपी हुई है। तो ये आपका होता है जनरल टू पर्टिकुलर। ठीक है, अब अगला हम बात करते हैं, ये हो गया पूरा वैलिड। और इनवैलिड क्या होता है, जो पूर्ण रूप से अनसाउंड है। अब जैसे इसमें क्या दे दिया गया, और भी चीजें छुपी हुई होती है, दिखाई नहीं देती है। इन्हीं बेसिक चीज को अगर आप समझते हैं कि जैसे हमने पहले लिखा ऑल गर्ल्स इज ए प्रिटी और रिया इज ए प्रिटी, तो इसका मतलब प्रिटी तो है, गर्ल्स भी शब्द है, रिया एक लड़की है, तो पर्टिकुलर हो गया, साउंड की बात कर दिया। दूसरा हमने कहा ऑल बॉयज इज गुड, राम इज ए बॉय, बॉय तो है लेकिन गुड शब्द नहीं, तो इसका मतलब अनसाउंड क्या है, गुड। तो ये हमारा वैलिड की बात करता है। ये होता है जनरल टू पर्टिकुलर। अब दूसरा हम बात करते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव, इंडक्टिव मीन्स क्या होता है, इसका थोड़ा उल्टा कर दो, जहां पर हमने डिडक्टिव शब्द लिया इसको कर दो इंडक्टिव। अब देखिए इंडक्टिव मीन्स इसका दो भाग करो, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक, बस। अब स्ट्रॉन्ग में टू पार्ट करो, एक होगा कॉन्जेंट
एक होगा अनकॉन्जेंट, यह इसका होगा अनकॉन्जेंट, अनकॉन्जेंट। ये बेसिक चीज समझिए क्या है। कॉन्जेंट मतलब पूर्ण रूप से जिसमें थिंकिंग हो, जिसमें एक प्रकार से चीजें दिखाई देती हो। अब इसमें हम बनाते हैं क्या, आइए इसको समझते हैं। फिर से ऐसे बनाते हैं अपना प्यारा भारत देश। चलिए ऐसे समझने के। अब यहाँ क्या थोड़ा सा बातें पलट देना। डिडक्टिव क्या होता है, ये होता है आपका पर्टिकुलर, अरे ये आपका पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ चलता है, बस ये चीज है। अब कैसे, जैसे हमने शुरू में पढ़े, बेसिक पढ़ा था कि एजुकेशन पॉलिसी जो है 2022 जो है एनईपी जो है पूरे भारत पे लागू हुआ। ये सभी पे था, ऑल पे था। अब इसमें से कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने बोला कि जो कोर्स है आप फाइनल ईयर 4 साल का रखे हो, उसको 2 ईयर कर दो, बाकी 2 ईयर आपका उससे मास्टर डिग्री जोड़ दो। तो एक प्रकार से नया कोई कॉन्सेप्ट दिया। तो जनरल से चीजों में से पर्टिकुलर कोई नई चीज आया, तो ये हमारा हुआ था डिडक्टिव। अब इंडक्टिव में क्या होगा, किसी ने पता चला किसी ने एक नई पॉलिसी दिया। अब नई पॉलिसी क्या दिया, सिर्फ एक पॉलिसी दिया कोई एक विशेष व्यक्ति ने। अब जैसे मान लीजिए क्या पॉलिसी दे दिया कि भारत में जो है इन्वेस्टमेंट मॉडल लाना है, इन्वेस्टमेंट मॉडल। अब इन्वेस्टमेंट मॉडल मतलब विनियोग लाना है, पैसा लगाना। अब उसने कोई एक पर्टिकुलर नाम जो कभी कोई नहीं सुना था, जैसे बात करते बहुत से लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट बात करो तो उनको लगता नहीं क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर करो तो लगता नहीं क्या है, लेकिन उसने कहा कि इन्वेस्टमेंट मॉडल मैं देता हूँ। अब उसने कोई एक नया नाम दिया, एक पर्टिकुलर कोई नाम दे दिया, पर्टिकुलर नेम। अब ये जो पर्टिकुलर नेम क्या दिया, इन्वेस्टमेंट मॉडल। अब इसने क्या हुआ, एक विशेष प्रकार का भारत में दिया। अब पता चला वो सिर्फ किसी एक भारत दिल्ली सरकार तक ही बात पता है बस, और किसी राज्य को पता नहीं है। अभी क्या होगा, पर्टिकुलर एक विशेष बात तो है, दिल्ली तक पता है। अब जब ये पर्टिकुलर से किधर को चलेगा, जनरल। अब यहां से लोगों के पास पॉलिसी जाएगा, ये लोग पता करो। जैसे आईफोन मोबाइल जब आया तो लोगों के पास पता नहीं था, तो ये क्या होता, पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ जा रहा है। एक विशेष पर्टिकुलर जो विशेष चीज है, जैसे सिंपल सी बात है, गांव में किसी के पास BMW कार आता है, आपके गांव में किसी के पास नहीं है। अब लोग जिनको पता नहीं इसमें कितना गियर होता है, कितने कैसे किस तरीके से चलता है, कितना तेल खाता, कितनी सीटें होती हैं, अब किसी को पता नहीं है। अब लोग क्या उसकी जानकारी लेने के लिए इसके पास आ रहे हैं, भाई हमें बताओ हमें बताओ। स्टेट से लोग सेंटर की तरफ आ रहे हैं, बताओ भाई बताओ। ये पर्टिकुलर से किधर को जा रहा है, जनरल की। इसको बोलते हैं इंडक्टिव। अब हम समझते हैं इसमें परमिसेस बनाते हैं। परमिसेस अगर कॉन्जेंट मतलब थिंकिंग 100% सही है, अनकॉन्जेंट अगर वो ठीक नहीं है, तो ये दोनों की बात करता है। जैसे वहाँ साउंड मतलब जिसमें ध्वनि उत्पन्न कर रहा था कि हाँ दोनों स्टेटमेंट में जो चीज दिखती है, इसका मतलब वो था आपका डिडक्टिव। यहाँ क्या हो जाएगा कि जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, एक कोई स्टेटमेंट बनाया कि सीता, ऐसे पढ़ो, सीता इज ए गर्ल। हमने लिख दिया सीता इज ए गर्ल। एक परमिसेस 1 लिख दिया, इसको परमिसेस 1 लिखा। परमिसेस 2 हमने क्या लिखा कि ऑल गर्ल्स इज जो भी है ब्यूटीफुल, हमने लिख, चलो प्रिटी लिख दिया, प्रिटी। अब प्रिटी मतलब सुंदर, ठीक है। अब हमने लिख दिया, चलिए प्रिटी क्या कोई नया वर्ड देते हैं, ऑल गर्ल्स इज
विजडम थोड़ा अच्छा लगता है, विजडम मतलब सभी लड़कियां बुद्धिमान हैं। अब दूसरे में लिख दिया, लेकिन ये देखिए आपको सारी चीजें मैंने पलट दिया। क्या कर दिया, पहले मैंने किसको दर्शाया, एक पार्टिकुलर, उसके बाद क्या मैंने लिखा, एक जर्नल जो सभी पे। और बस इतना याद रखिएगा, जितना डिडक्टिव का पार्ट है उसको पलट दो, वो आपका इंडक्टिव आ जाएगा। अब मैंने जैसे सीता इज ए गर्ल, अब यहाँ लिख दिया ऑल गर्ल इज विजडम। तो यहां पर देखिए ध्यान से, तो गर्ल शब्द तो मिल गया, ठीक, लेकिन यहां अनकॉन्जेंट क्या है, विजडम। तो क्या ये साउंड कॉन्जेंट है, अनकॉन्जेंट? तो ये अनकॉन्जेंट की बात कर रहा है। तो अगर इस तरीके का आता है तो इसको बोलेंगे इंडक्टिव। दूसरा, अगर इसी में और मैं क्या लिख दिया कि यहां पर सीता इज ए ब्यूटी, यहां लिख देता अगर मैं सीता इज ए विजडम, सीता जो है विजडम, ठीक है, सीता जो है एक बुद्धिमान लड़की है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ऑल गर्ल्स इज विजडम, सभी लड़कियां बुद्धिमान है, सीता इज ए विजडम। यहां पर देखिए पर्टिकुलर, पहले क्या नाम, सीता इज ए विजडम, एक पर्टिकुलर किसी पहले लड़की का नाम आया, फिर इस पर्टिकुलर से सब पे क्या आ गया, ऑल गर्ल्स इज विजडम। इसको बोलते हैं कॉन्जेंट में आ गया। तो कॉन्जेंट मतलब होगा यहां पर विजडम, यहां पर विजडम, एक कॉन्जेंट है। अगर यहाँ विजडम साइलेंट होता, सिर्फ यहाँ गर्ल्स था, तो एक प्रकार से क्या था, ये अनकॉन्जेंट बात कर रहा था, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ये बेसिक चीजें होता है। अब यहां पर दोनों कैसे आप फिल्टर करोगे, कब कॉन्जेंट होगा, कब अनकॉन्जेंट होगा। जैसे यहाँ विजडम था, यहाँ विजडम आ गया तो कॉन्जेंट। अगर विजडम नहीं होता, सिर्फ गर्ल्स होता, तो अनकॉन्जेंट हो जाता है, तो यहाँ पर ये वीक हो जाता है। और जब विजडम दिखता है इसमें, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस चीज की बात करता है। अब हम दोनों को एक तरीके से अच्छे से समझते हैं। एक बार डिडक्टिव क्या है और इंडक्टिव क्या है आपको मैं समझाना चाहता हूं। जो क्वेश्चन आता है कैसे आता है, जैसे हमने अभी यहाँ पर लिखते हैं, एक दो लाइन लिखेंगे डिडक्टिव और इंडक्टिव का। जैसे मैं पहला लिखता हूं डिडक्टिव का, डिडक्टिव, ठीक, यहां पर, और एक इंडक्टिव। अब यहां ये कहता है जनरल टू पर्टिकुलर, ये कहता है पर्टिकुलर टू जनरल। अब कैसे, ध्यान से देखिए, पहले मैं कोई परमिशंस लिखता हूं, फिर अभी इसको पढ़ता हूं कैसे। इसमें डिडक्टिव में टू पार्ट था, वैलिड और इनवैलिड। इनवैलिड, इसमें साउंड, अनसाउंड, इसमें अनसाउंड। यहां पर क्या था, स्ट्रॉन्ग और वीक। इसमें क्या था, कॉन्जेंट और अनकॉन्जेंट, कॉन्जेंट। यहां पर अनकॉन्जेंट, अनकॉन्जेंट, ठीक है। आइए देखते हैं, अब एक एक करके समझते हैं। मैंने एक परमिशंस लिखा, परमिशंस 1, परमिशंस 2, ऐसे लिखता हूं, ठीक है। आपको ढूंढना है कौन सा डिडक्टिव का होगा, कौन इंडक्टिव होगा। अब परमिशंस मैंने लिख दिया, ऑल बॉयज, ऑल बॉयज इज ऑल बॉयज इज विजडम, चलो ऐसे लिख दिया, विजडम, विजडम, ठीक है। अरे क्या लिखता, विजडम, ठीक। अब यहां पर मैं लिखता हूं राम इज अ विजडम, बस इतना हमने लिख दिया।
अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, कितनी बातें साउंड है कि अनसाउंड है। अगर साउंड और अनसाउंड होगा, उसके बाद ये भी ढूंढो क्या ये डिडक्टिव है कि इंडक्टिव। तो पहले लिखा क्या, आल, पहली चीज पकड़ो आल। आल मतलब जर्नल। अब किधर को जाएगा, जनरल टू पर्टिकुलर। पर्टिकुलर राम कोई एक व्यक्ति का नाम, ये पहले समझ जाओ, ये डिडक्टिव हो गया। अब उससे पूछेगा वैलिड है कि इनवैलिड। अब वैलिड के लिए यहां पर विजडम है, यहां पर विजडम है, ये आपका हो गया साउंड। बस ये चीज समझ में आ गया, ये आपका हो गया डिडक्टिव। अब इसी में अगर अनसाउंड कर देते हैं तो क्या कर देते हैं, यहां से हम विजडम शब्द क्या कर देते हैं, ये जो विजडम है, ये तो विजडम ऐसे लिखा रहता है, बट यहां हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं एक बॉय, बस बॉयज लिख देते हैं। अरे भाई बॉयज लिख देते, बस खत्म, इतना कहानी लिख देते। अब यहाँ क्या हो गया, अनसाउंड हो जाता, लेकिन तब भी क्या है, डिडक्टिव है। आपको यही चीज पकड़ना, कब साउंड होगा कब अनसाउंड। साउंड तब था जब ये भी राम का विजिटम से दर्शाया गया। अनसाउंड क्या हो गया, विजिटम शब्द यहाँ है लेकिन यहाँ बॉय आ गया, ये हो गया आपका अनसाउंड। ये चीज आपको समझना है, ये आपको हो गया डिडक्टिव। आई इंडक्टिव में यही चीजें जो आल है और ये जो राम है, अब यहाँ पलट देंगे, कैसे लिख देते हैं, ऐसे कोई लड़की का ऐसे लिख देता, राम इज अ विजडम, बस यही चीज है, सिर्फ पलट दिया। परमिसेस 1 और परमिसेस 2 क्या लिख दिया, ऑल बॉयज इज विजडम, बस इतना कर दिया। आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये जो चीजें था मैंने यहाँ लाके पलट दिया बस। अब ये जहां पर जनरल से पर्टिकुलर गया था, अब यहाँ क्या हो गया, पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जा रहा है, बस इतनी सी बात। आल मतलब अब जर्नल नीचे आ गया, पर्टिकुलर पहले आ गया। अब इसमें आपको ढूंढना है कौन स्ट्रॉन्ग पार्ट है कौन वीक है। तो इसमें देखिए विजडम यहाँ तो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ भी विजडम है, इसका मतलब ये हमारा स्ट्रॉन्ग की बात की है, कॉन्जेंट बात कर दिया। अब यहीं पर अगर हमें अनकॉन्जेंट करना होता तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही चीज कर देते हैं, क्या, यहाँ पर सिर्फ बॉयज लिख देते हैं, बस। अब यहाँ पर तो दिख गया सब, लेकिन अनकॉन्जेंट क्या हो गया, विजडम, ये चीजें नहीं दिख रहा। बस इतना ही चीज आपको पकड़ना है कि देखिए जब आपका शुरुआत में आल से हो और पर्टिकुलर की तरफ जाता हो तो ये आपका डिडक्टिव। अगर विजडम था, यहाँ विजडम है तो साउंड, विजडम यहाँ है लेकिन यहाँ विजडम नहीं है तो अनसाउंड। यही चीज डिडक्टिव में। इंडक्टिव में राम इज ए बॉय लिख दिया और ऑल बॉयज इज ए विजडम लिख दिया, तो अनकॉन्जेंट हो गया। अगर यही बॉयज के आधार पे विजडम भी रहता, विजडम होता, तो ये आपका कॉन्जेंट हो जाता। बस इतना चीज आपको पकड़ना है और कुछ नहीं है। ये आपका था डिडक्टिव और इंडक्टिव। अभी पर्टिकुलर से जनरल हो गया और जनरल से पर्टिकुलर हो गया। बस आपको ध्यान रखना, जब आल पहला परमिसेस हो और किसी का नाम दे दिया हो, ये समझ आइए डिडक्टिव है, आंख बंद करके टिक मारो। और जब कहीं पर राम पहले आ जाए, मतलब कोई विशेष व्यक्ति का नाम आए और आल पीछे आए, ये समझिए आपका ये इंडक्टिव हो गया। बट इसमें क्या बारीकी चीज पढ़ना है कि अगर मान लीजिए जैसे विजडम यहाँ दिया, विजडम यहाँ है, तब ये साउंड की बात कर रहा है, यहाँ विजडम है लेकिन यहाँ विजडम नहीं है, अनसाउंड की बात कर दिया, तो यही चीज है। अब इसी में आ जाइए, यहाँ पर जैसे विजडम था और यहाँ विजडम नहीं है तो अनकॉन्जेंट, अगर विजडम होता है तो कॉन्जेंट होता है। अब समझ में आ गया, ये चीजें है। आल से था पर्टिकुलर तरफ गया, अब यहाँ पर्टिकुलर से हमने आल की तरफ आ गए थे, पर्टिकुलर टू जनरल हो गया। बस ये हो गया इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। अगला हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं दोस्तों, और यही क्वेश्चन आपको परमिसेस करके क्वेश्चन पूछता है। अब अगला बात करते हैं इसमें हम वेन डायग्राम। अगला टॉपिक इसी में रीजनिंग का है, जो क्वेश्चन यहां से भी आता है, एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है।
वेन डायग्राम क्या होता है दोस्तों? वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में क्या होता है याद रखना, ऐसे एक दे देगा ट्राइंगल, एक बना देगा सर्कल, और इसी बीच में एक बना देगा ऐसे स्क्वायर, बस। अब इसमें आपको ढूंढने दे देगा, जैसे इसका नंबर दे दिया 3, इसका 4, इसका 5, यहां पर लिख दिया 2, ठीक है। ट्रायंगल का नाम दे दिया डॉक्टर, इसका नाम दे दिया अभिनेता, ऐसे दे देगा, और इसका नाम दे दिया वकील या एडवोकेट। अब आपको समझिए, पूछ सकता है ऐसी कौन सी डिजिट है या नंबर है जो तीनों को दर्शाती है, डॉक्टर को, अभिनेता को और वकील को। तो देखिए, ध्यान से देखिए, तो सर्कल को ध्यान से देखिए, तो सर्कल के अंदर कौन आ रहा है? 2 आ गया। ट्रायंगल के अंदर देखिए तो 2 आ रहा है, स्क्वायर के अंदर देखिए तो, आयत के अंदर देखिए तो 2 आ रहा है। इसका मतलब कौन सी संख्या है? वो 2 है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, और इसमें कोई ज्यादा कठिन नहीं होता, ये होता वेन डायग्राम का। इस तरीके से जब क्वेश्चन आएगा, आप आंख बंद करके बढ़िया से ध्यान से लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा इसे दे देगा, ट्रायंगल बनाएगा, फिर इसको बाद स्क्वायर कर देगा, फिर उसके बाद किसी को अलग कर देगा, ऐसे बना देगा, ऐसे ट्रायंगल बनाया, सर्कल बनाया, उसके बाद किसी का आपने ऐसे क्या कर दिया, ऐसे कर देगा, आपका आयत बना दिया, ठीक है। अब इसमें कोई एक को दर्शा दिया, जैसे फिर से डॉक्टर लिख दिया, इसका वकील कर दिया, एडवोकेट, और इसका जो है आपका नेता कर दिया, आपकी अभिनेता नहीं, नेता कर दिया, ठीक। अब इसमें हमने 3 अलग अलग कर दिया। अब नंबर लिख दिया, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, ऐसे करके लिख दिया, यहाँ 2। अब पूछेगा कौन ऐसी डिजिट है जो डॉक्टर और वकील को इंडिकेट करता है, दोनों को जोड़ता है। तो डॉक्टर के अंतर्गत देखिए कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो डॉक्टर में आया 5, ठीक है। वकील में कौन आया? ट्रायंगल के अंदर 5, तो ये आपका 5 नंबर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये होता है आपका वेन डायग्राम। इस तरीके से आपको आंसर निकाल लेना, इसमें कोई ज्यादा कठिन नहीं है। कभी काल और भी चीजें इसमें घुमा के पूछ सकता है, बट इतना ही अगर बेसिक चीज आपको पता है तो आप आंसर निकाल सकते हो। ये कोई ज्यादा कठिन नहीं था। अगर हम बात करते हैं, इसमें कभी परसेंटेज भी करके आता है निकालना, मैथमेटिक्स तरीके से दे देगा। मैथमेटिक्स तरीके से चलो वो भी बता देते हैं। जैसे दे दिया दोस्तों, ऐसे ट्रायंगल बनाएगा, सर्कल किया, ऐसे आयत बना दिया, ठीक है। आपको लिख दिया, इसको चलो लिख दिया डॉक्टर, इसको वकील, इसको लिख दिया आपका नेता। समझते हैं? अब इसमें नंबर से दे दिया, कितने परसेंट वकील है, कितने परसेंट। अब परसेंट करके, जैसे मान लीजिए वकील का दे दिया, पूरा सर्कल का दे दिया 100%, ठीक है। और कहीं टोटल देगा, तीनों का दिया है, तीनों को बोला कि 300 लोग हैं। कितने लोग हैं? 300। अगर 100 लोग वकील हैं, ऐसे देगा 100 लोग, 100% वकील हैं, और तीनों जोड़ के कितना था, ऐसे पूछे, तीनों जोड़ के कितने? 300। तो 100 चलो वकील निकल गए। फिर दे दिया 150 जो है आपके डॉक्टर हैं। बाकी जो रिमेनिंग बचा है वो कौन लोग हैं? तो आप सोचो बाकी कितने लोग बचे हैं। जब 300 लोग थे, 300 में से 100 होता है, लेकिन अगर पूछा गया कि इसी में से 300 वकील निकल गए, 150 डॉक्टर बन गए, और बाकी जो रिमेनिंग बचे कौन से लोग हैं, तो आप जोड़िए 100 और 150 कितना हो गया? 250। तो आप 300 में से जो है आप 250 लेस करोगे तो कितना बचेगा? 300 में से 250 लेस करोगे, बाकी आपके पास आएगा 50। तो 50 ही आपके क्या आएंगे? नेता। ऐसे भी क्वेश्चन करके आपको परसेंटेज बना देगा। इस तरीके से निकालना है कि तीनों जोड़ के इतना है, लेकिन अलग अलग रेशियो में अगर बांटते हैं तो बताइए प्रेजेंट टाइम में नेता लोग कितने हैं। अगर एक दूसरे को आपस में चेंज करते, कोई नेता बन गया, भाई आज नेता है,
कल के वो पढ़ाई करके डॉक्टर बन गया, कोई वकील बन गया, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने डिडक्टिव, इंडक्टिव, वेन डायग्राम, अब पढ़ते हैं एनालॉजी। एनालॉजी भी इसमें टॉपिक है। एनालॉजी, एनालॉजी बोलते सादृश्य। सादृश्य, सादृश्य मीन्स क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 2 सीरीज तरीके से 4, उसके बाद मैंने लिख दिया 6। अब बताइए अगला डिजिट कौन आएगा, व्हाट, कौन सा नंबर आएगा। तो 2 4 2 6 तो आएगा कौन। अब ऑप्शनल दे देगा ऐसे आपका 8, बी दे देगा 10, सी दे देगा 12, डी दे देगा 11। तो आप सोचिए अगला सादृश्य नंबर कौन आएगा, ये डिजिट के ऊपर है। तो आप सीरीज के तरीके से बढ़े, 2 में जोड़ोगे 4, 4 में 2 जोड़ो, 6 में 2 जोड़ोगे तो कौन सा आ जाएगा आपका 8। तो 8 आपका आंसर। इस तरीके से एनालॉजी निकाला जाता है, एक नंबर बेस। एक होता है लेटर बेस पे निकालना, अल्फाबेट है। जैसे हमने लिख दिया ए, फिर लिखा बी, फिर सी, अब उसके बाद यहाँ हमने लिख दिया, बताइए कौन सा आएगा। तो आप ऐसे, आप एक छोटा छोटा बेसिक चीज समझाने के लिए बता रहे दोस्तों, कोई ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत सिंपल है। तो ए बी, उसके बाद क्या आएगा, हमने लिख दिया डी ई के एल, तो आंसर क्या होगा डी। इस तरीके से होता है आपका लेटर। लेकिन अब इसको कभी कभी ऐसे बनाता है कठिन करने के लिए, अब ऐसे लिख देगा कि चलिए ए है, ए के बाद हमने लिख दिया, आप कोई भी 2 आगे बढ़ा दो। अब मान लीजिए मैंने डी लिख दिया, अब इसमें ए बी सी डी, ए बी सी डी, अब उसके बाद ई एफ जी एच, मैंने एच लिख दिया। अब उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, अब यहाँ डैश करके लिख दिया। तब आप पढ़ोगे 4 4 3 3 कितने का गैप है, तो आप लिखोगे एच आई जे के एल, एल है तो ऑप्शनल ऐसे दे देगा एल एम एन ओ, इस तरीके का है। तो आपका जो बैठेगा वो आप टिक मार देगा। ये सादृश्य इस तरीके, एक होता है, एक का नंबर हो गया, लेटर हो गया, एक होता वर्ड शब्दों के आधार पे। अब शब्दों के आधार पे क्या बनता है, वर्ड के आधार पे बनता है। इस पे देखते हैं कैसे। वर्ड पे जैसे क्वेश्चन बनाते हैं सादृश्य में, यहां भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे दे दिया कि मूली, फिर लिख दिया गाजर, फिर लिख दिया इसमें आलू, ऐसे लिख के देता है। और अगर नेक्स्ट लिख दिया आपका टमाटर। अब बताइए इसमें सबसे भिन्न कौन है, तो ये होता आपको वर्ड को पकड़ना है। तो मूली क्या है भाई, इसके जड़ है, ऐसे होता है मूली का, चलिए जड़ है। गाजर की भी ऐसे जड़ होता है नीचे की तरफ। आलू मिट्टी में होता है, जो भी है आलू। लेकिन टमाटर अगर देखा जाए तो ये कहाँ होता है, टमाटर पेड़ पे होता है, फल लगता है किस पे, ये पौधे के ऊपर। तो बाकी सब मिट्टी के अंदर है, और ये जो है आपका पौधे पे लगता है फल। ये आपको होता शब्दों के आधार पे पकड़ना। फिर ऐसे कोई क्वेश्चन बना देगा शब्द के आधार पे, कुछ थोड़ा सा उसमें कोरिलेशन करके बनाया गया स्क्वायर तरीके से, कि हवा, हवा को पानी, हवा को क्या कहा गया, पानी, पानी को आकाश, या पानी को, एक मिनट कुछ नया बनाते हैं, पानी को घास, ठीक घास, हमने हवा को पानी, पानी को घास। अब घास को हमने बना दिया, अगला दे दिया, घास को हमने लिख दिया बादल। ठीक है, अब पूछ लेगा वर्षा कहां पर होती है, ऐसे दे देगा बरसात किस में होता है। तो आप सोचोगे बरसात किस में होता है, तो बरसात तो भाई बादल में होता है। लेकिन अब यहाँ पूछ रहा है, आपको घुमा देगा इस वर्ड कि हवा को पानी बनाया, पानी को घास, घास को बादल। तो आप सोचोगे, अब दे दिया क्वेश्चन, बताइए पानी कहाँ पर होता है। तो पानी किसको बनाया गया है, हवा में।
और ये नहीं बादल में जाओ, आपको घुमाएगा ऐसे, इस तरीके से घुमा के पूछता है। तो ये होता है आपका सादृश्य जो होता है, एनालॉजी होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। अब अगला टॉपिक हम इसमें बात करते हैं, एक एक यूनिट इसमें कोई नहीं छोड़ रहे दोस्तों, सब पे बात कर रहे हैं और जो बेसिक बेसिक चीजें एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को बताते चले जाएंगे। अब अगला हम इसमें बात करेंगे, आपका आता है इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। अब इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में क्या हमें पढ़ना है, इसके दो पार्ट करो। क्या क्या? एक आप करो इसको ऑर्थोडॉक्स, एक आप बनाओ इसको ऑर्थोडॉक्स, एक लिखो आप हेथोडॉक्स। ये दो बेसिक चीज है, हेथोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स। देखिए क्या है, इंडियन लॉजिकल में यही चीज आपको पढ़ना है। इसमें क्या क्या आपका आता है, जहां पर गॉड में लोग क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं, विश्वास मतलब बिलीव करते हैं, ये होता है आपका ऑर्थोडॉक्स। अब जैसे अगर वैदिक कल्चर देखा जाए तो वैदिक कल्चर में कई चीज हैं, प्री वैदिक और लेटर वैदिक। लेटर वैदिक, अब इसको आप पढ़े होंगे, प्री वैदिक क्या है, लेटर वैदिक। यहां पर आप पढ़ते होंगे जैसे वेद है, ऋग्वेद है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, ये बेसिक जो आप वेद है। फिर पुराना, पुराण को पुराना बोलते हैं। अब पुराण में आप 18 पुराण जो भी आप लोग लिखते थे। दूसरा है नेक्स्ट, इसी में आपका रामायणा, महाभारता, ये बेसिक चीजें आपका होता है जो गॉड पे विश्वास रखते हैं, ये उनके अनुसार जो आप लिखते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछता है किसी भी तरीके से, तो ये आपका ऑर्थोडॉक्स का बेसिक आधार होता है। दूसरा होता है हेथोडॉक्स। हेथोडॉक्स में 4 इसमें पढ़ते हैं। बुद्धिज्म, जो गॉड में विश्वास नहीं रखते हैं, ये हमेशा साइंटिफिक और लॉजिक बात करते हैं। ये क्या करते हैं, लॉजिक प्लस साइंटिफिक, साइंस की बात करते हैं, तर्क और विज्ञान की बात करने वाले लोग क्या जाता है, हेथोडॉक्स। ये गॉड में विश्वास नहीं रखते, गॉड में विश्वास नहीं रखते, बोलते हैं कि गॉड में विश्वास क्या करें भाई, इंसान दुख होता है, दर्द होता है, चिल्लाता है, इतना पूजा पाठ करता, भगवान क्यों नहीं सुनता। ये कहते कुछ नहीं है, स्वयं में अपने अंदर अपने आप को प्रकाश प्रज्वलित करो, खुद से कुछ काम करो, वही आप स्वयं अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इन्होंने क्या बोला, इनमें 4 धर्म है। धर्म का बेसिक है, एक है बुद्धिज्म, दूसरा है जैनिज्म, तीसरा है आपका चारवाका बोलते हैं, चारवाक। अगला उसके बाद आजीविका, ये बेसिक 4 होते हैं। इन चारों ने क्या दिया है, इस लॉजिक और साइंटिफिक बात करते हैं। अब बुद्धिज्म में आप पढ़ो, इनकी कौन कौन सी बुक है, जैसे यहाँ हमने बुक पढ़ ली, ऐसे इनकी पढ़ो। त्रिय पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है, अधम पिटक क्या है, सत्य प्रतिपक्ष, ये बेसिक इनका क्या है, कॉन्सेप्ट होता है। जैन, अब इनमें फिर पढ़ो, हीनयान क्या है, महायान क्या है, वज्रयान क्या है, नवयान क्या है। अब हीनयान जहां पर गुरु के विचारों पे चलते थे उसको बोलते थे हीनयान,
और जहाँ पर गुरु जी के विचार बदला, गुरु जी के घर में उठा के ला के मूर्ति रख लिए। महायान, वज्रयान, जहाँ पर जादू टोना व्यंबर दुनिया भर की चीजें शुरू हो गया। मूर्ति पूजक साथ साथ उनके साथ तांडव करना शुरू हो गया है। अब दुनिया भर के मंत्र उच्चारण करके अनावश्यक चीज भूत प्रेत बनाना। नवयान फिर इस चीज को मिटा करके इसी कॉन्सेप्ट पे आना चाह रहे थे, हीनयान पे, इसे बोलते हैं। ये बेसिक इनका कॉन्सेप्ट था, किस तरीके से लोग अपना विचार देते थे। लेकिन बुद्धिज्म डिक्लाइन कैसे हुआ, इसके पीछे कई रीजन है। क्योंकि इस धर्म को एक प्रकार से जब ये आपका महायान और ये वज्रयान ही चौपट किए थे। दूसरा हम बात करते हैं जैनिज्म। जैनिज्म का बेसिक होता है इसमें दो, आप इसमें पढ़ते दिगंबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर, दिगंबर, ये दो होते हैं। दिगंबर जो नागा बाबा लोग होते हैं, जो कपड़े नहीं पहनते, नंगे घूमते रहते हैं, ये लोग आपको काशी, बनारस, हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। अपना बैठ के ध्यान मुद्रा अपना लगे रहते हैं, जो भी उनको अपना भाई ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका करते रहते हैं। श्वेतांबर वो होते हैं जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, ऐसा लगेगा जैसे मान लो किसी हॉस्पिटल में चले गए हैं, डेड बॉडी कमरे में, ये पूरा सफेद वस्त्र धारण करके घूमते रहते हैं। चारवाक वो कहता है कि भैया अगर किसी को जीवन में कोई कष्ट है, दुख है, आपको अगर मन है कुछ खाने का, आपको मन करा समोसा चाट पकौड़े खाने का, चाहे पैसा ना हो, किसी से उधार लेके खा लो, मन को मत मारो, आज जिंदगी है कल पता नहीं, जिंदगी जी लो। आजीविका कहता है कि जो आपका जीवन में, आपको अगर जीवन में जो आपका डेस्टिनी होगा, जो मंजिल होगा, आप वहां तक पहुंचोगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपको कलेक्टर बनना होगा तो बन जाओगे, अगर आपको कल परसों लात घूसा किसी से खाना होगा जरूर खाओगे, तिहाड़ जेल देख के आओगे। ये क्या कहता है, आजीविका बात कहता है, जो आपके जीवन में लिखा है वो होके रहेगा, कोई उसे मिटा नहीं सकता है। अब चाहे कितनी अच्छी बातें करो, आज पता चला बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, कल पता चला मेरी हालत खराब है, तो ये कहने का मतलब है आजीविका की बात करता है, जो आपकी मंजिल, जहाँ तक जाना होगा, जहाँ तक आपको भटकना होगा, आपके लाइफ में कौन आएगा, कौन आपको छोड़ के जाएगा, ये सब लिखा है। तो ये क्या होता है आपका आजीविका, ये अपना कॉन्सेप्ट इनका देना है। चारवाक का अपना कॉन्सेप्ट है, जैनिज्म का अपना कॉन्सेप्ट, बुद्धिज्म का अपना। लेकिन ये लोग गॉड पे विश्वास नहीं करते हैं। बाद में लोग गॉड को मूर्ति बनाना शुरू कर दिए। वैसे तो बुद्धिज्म में ही मूर्ति बनाना 5वीं शताब्दी में अगर देखा जाए, जब कुषाण कनिष्क जब आया था, उसी वक्त ज्यादातर ग्रीक सभ्यता में ही सबसे ज्यादा मूर्तियां बनाना शुरू हुआ था। उससे पहले भारत में कोई मूर्ति कलाकार नहीं था, यहीं से बनाना, नए नए डिजाइन देना शुरू हुआ। ये था आपका इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, हमने बात कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद आप बात करते हैं, आपका आता है जिसमें परमाणा क्या है। परमाणा मीन्स होता है सोर्स ऑफ नॉलेज, बेसिक, कहां से आप नॉलेज प्राप्त करते हैं। आप नॉलेज है, चाहे वैलिड हो चाहे इनवैलिड हो, जो भी आप नॉलेज प्राप्त करते हैं उसी को बेसिक बोला जाता है परमाणा। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, कोई चीज लिख रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ प्रमाण है लिखने का, समझाने का, बताने का, इसी को बोलते हैं परमाणा। आइए बात करते हैं परमाणा। प्रमाणा मीन्स होता प्रत्यक्ष, सोर्स ऑफ नॉलेज। इसका बेसिक यहां से आता है, सोर्सेस ऑफ नॉलेज। सोर्सेस ऑफ नॉलेज जो है कहां से आता है, इसका बेसिक 5 आधार हैं, एक एक करके समझते हैं दोस्तों। पहला इसमें आपका जो आता है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष इसको बोलते हैं बेसिक, इसको बोलते हैं परसेप्शन। दूसरा इसमें आपका आता है प्रमाण के बाद अनुमाना को बोलते हैं इन्फ्रेंस। अभी एक एक करके इसकी व्याख्या करते हैं। उसके बाद अगला आता है अर्थापट्टी मीन्स होता है परज्यूम्शन।
अज्यूम्पशन। और अगला था आपका उपमाना। उपमाना, उपमाना मीन्स होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन करना, तुलना करना। नेक्स्ट आपका आता है अगला 1 2 3 4 5, पांचवा आपका आता है शब्दा। शब्दा मीन्स होता है वर्बल टेस्टिमनी। ठीक। और इसमें कौन सा है? प्रत्यक्ष हो गया, अनुमाना, अर्थपट्टी, उपमाना, उपमाना। एक उपमाना भी ठीक है दोस्तों। 1 2 3 4 5 ये बेसिक हमने बात किया। एक एक करके अब प्रत्यक्ष, अनुमाना, अर्थपट्टी, उपमाना, शब्द। ठीक, अब इसको एक एक करके समझते हैं। प्रत्यक्ष मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज का प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देता हो। जैसे अगर आपके सामने कोई, जैसे मैंने लिख रहा हूं, तो ये परसेप्शन है, जो दिख रहा है, जो फैक्चुअल है, किसी तथ्य के साथ बात करना, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई दे रहा। अनुमाना मीन्स होता है किसी चीज का अनुमान लगाना। जैसे आपने देखा कि ठंडी हवा चल रही है या बादल छाए हुए हैं, तो आपको लगा बादल है तो इससे मतलब बरसात हो सकता है। या आपने अनुमान लगाते एस्टिमेटेड कि गर्म हवा चल रही है, तो इससे मतलब कहीं पर जो है लू चल रही है या ठंडी हवा चल रही है, कहीं बरसात हुई है। तो आप किसी भी चीज़ के तथ्य, किसी वस्तु पे आप क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। अपने एग्जाम और पढ़ाई पे अनुमान लगाते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, किसी ने मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया कि लॉजिकली तरीके से आप सोचना शुरू कर देते हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा पंछी देखने को मिलते हैं, पशु पंछी, इसका मतलब वहाँ पर नमी ज़्यादा होगा। नमी होने का मतलब है वहाँ पर जल ज़्यादा होगा। तो आपने अगर कोई पूछा, चलिए बताइए सबसे ज़्यादा नमी क्षेत्र है, तो आप किसी ने कहा तराई क्षेत्र, तो आपको अनुमान लगाया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पंछी, पशु देखने को मिलते हैं। अगला है अर्थपट्टी, किसी चीज़ का अर्थ निकालना। अर्थ निकालना मतलब जैसे कोई आदमी है काला कोट पहन के चल रहा है, तो आप लगेंगे भाई ये वकील है। कोई पुलिस का वर्दी पहने तो आप तुरंत कहेंगे पुलिस है। अब उस अलग अलग स्टार है, तो आप कहेंगे 3 स्टार क्या है। अब उसमें स्टार प्लस उसमें भारत का सिंबल जो लगा, अशोक चक्र लगा होता है, बेसिक उसका जो बना होता है अशोक स्तंभ, तो आप बोलेंगे ये तो जो कमिश्नर साहब है। अब उससे पता चला 3 ऐसे तलवार बने हैं, तो आप सोचेंगे तो भाई डीजी साहब है कि आईजी साहब है। तो क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। अगला होता उपमाना, किसी का कंपेयर करना। कंपेयर मतलब जैसे कोई व्यक्ति चलता है तो आप ऐसे इट इज, ऐसे चालू उनका है, ऐसी जो बात करते सेम टू सेम ऐसी बात वो भी करते हैं, ऐसे इसी तरीके से वो भी पढ़ाते हैं। इसी तरीके जो इनके सर पे बाल है सेम टू सेम ऐसे बाल इनके सर पे बाल है। तो जो कंपेयर करते हैं किसी कलर से, किसी का हाइट से, तो एक दूसरे जो आप कंपेयर करते हैं उसको बोलते हैं कंपैरिजन। शब्द वर्बल, किसी भी चीज का जो आप बोल करके, लिख करके किसी चीज को पर्टिकुलर दर्शाते हैं उसको बोलते हैं वर्बल टेस्टिमनी। तो ये हमारा दोस्त हो गया परमाना। अब इसी में एक और हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अनुमाना, ये इसको हम पढ़ेंगे। और टाइप्स ऑफ अनुमाना अगला कौन इसी में आता है? टाइप्स ऑफ अनुमाना। अनुमाना बेसिक जगह व्याप्ति और हेत्वाभास। यहां पर ये 2 चीज पढ़ना है। व्याप्ति मीन्स होता है किसी चीज में व्याप्त होना, लिप्त होना। जैसे पानी है, पानी का अगर आप ठंडा करते हैं तो उसमें उसकी ठंडापन क्या है? व्याप्ति है। पानी गर्म कर देते हैं तो उसमें गर्माहट क्या है? गर्म जो है हॉटनेस है, उसको क्या बोला जाता है? व्याप्ति है। जैसे कोल्ड की बात हमने किया और वार्म की बात किया, तो बेसिक चीजें क्या है? कोल्ड और हॉट। ये हमने जो बात किया तो कोल्ड का व्याप्ति होना, हॉट का व्याप्ति होना, किसी चीज में लिप्त होना। हर एक व्यक्ति के साथ कोई कोई चीज लिप्त होता है। जैसे कोई गाना गा रहा है तो गाना में मधुरता होना, सिंगिंग होना, वॉइस होना, लिरिक्स होना, वो व्याप्ति है। हेत्वाभास मीन्स होता फैंसी गलतियों को ढूंढना। कोई भी गलती है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई गलती किया कि मैंने कोई स्पेलिंग गलत लिख दिया। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना था रामा लिखना, अब मैंने लिख दिया रोमा। तो यहाँ पर गलती है, मैंने ए की जगह मैंने ओ लिख दिया, तो ये फॉर्मल फैंसी है।
तो हेतुआभास मीन्स होता है गलतियों को ढूंढना। अब ये जो गलती ढूंढा जाता है इसके कई तरीके होते हैं, इसको बांटा गया है हेतुआभास को। एक होता है तो बधित, जिसको बांध दिया जाता है। एक होता है विरुद्ध, जिसमें कोई विरोधापन होता है। अबधित, जिसको बांधा नहीं जा सकता है। शत प्रतिपक्ष, जिसको 100% सही तरीके से दर्शाया, ये बेसिक इसका आधार होता है। फिर नेक्स्ट इसी में आप पढ़ते हैं माइनर टर्म, मेजर टर्म और मिडिल टर्म। तो माइनर टर्म, मिडिल टर्म, मेजर टर्म, ये क्या है दोस्तों? जैसे मान लीजिए माउंटेन मैंने इसे बना दिया, अरे ऐसे है, आप समझिए, ये हमने माउंटेन बनाया, यहाँ से मान लीजिए धुआं उठ रहा है, ऐसे ऐसे बादल छा गया धुआं देखते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पर आग ऐसे लगी है। तो 3 टर्म है, एक तो धुआं, फॉग, धुआं, दूसरा इसमें आग, और तीसरा ये पर्वत। तो ये 3 चीज को ध्यान रखना, कौन माइनर टर्म है कौन मेजर टर्म। तो मेजर टर्म कौन सा हो रहा है आपका? आग, आग ही तो मेन है ना, तो मेजर टर्म हो गया। धुआं क्या है? ये इसका मिडिल टर्म है। तो उसके बाद माइनर टर्म क्या? पहाड़ है। बस इसी चीज को आपको ढूंढना है। तो किसी भी कोई चीज आप बात करो तो उसमें मेजर टर्म क्या होगा, माइनर टर्म क्या होगा और मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो ये आज दोस्तों पूरा बेसिक हमने बात कर लिया आपका लॉजिकल रीजनिंग का जितना चैप्टर था। इसमें 2 वर्ड और बता देते हैं। शुरुआत में एक आता है कोडोनेशन क्या है, डेनोटेशन क्या है। डेनोटेशन किसी चीज का मीनिंग का अर्थ बताना। जैसे स्नैक, स्नैक मीन्स सांप। अब किसी ने स्नैक को अलग अलग सपने में देखा, कोई बोले कुबेर का धन प्राप्त होना, महादेव का दर्शन होना, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से दर्शाना, उसको कोडोनेशन करना, कोड किया जा रहा। और डेनोटेशन होता है किसी एक ही वर्ड, एक ही मीनिंग पे बात करना। तो ये हमने पूरा जो बेसिक बात किया लॉजिकल रीजनिंग का। एक बार इसको बढ़िया देख लीजिए, देखने के बाद फिर से किताब उठा के पढ़िएगा, बढ़िया प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों आज इतने, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।